Hello students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का question number 23. The current I1 in a wire is getting divided in two wire with current I2 and I3 at a junction in a circuit. The current in the three wire are related by I1 equal to I2 plus I3. State the fundamental law from which this relation is derived और एक्सप्लेन द वैलिडेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलो करते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, इसका फर्स्ट पार्ट का लिखते हैं ए। मान लेते हैं कि मान लो कि इधर से एक वायर है ये और यहाँ पे करंट टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ये एक कंप्लीट सर्किट का पार्ट है ना। ये मान लो कि ये जो सर्किट डायग्राम बनाया है ये कंप्लीट सर्किट है, उसका एक पार्ट हमने निकाल लिया है। इधर से I1 जा रही है, यहाँ आके जंक्शन पे जाके करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई है, I2 और I3। अब हमसे पूछ रहा है कि जो रिलेशन आया है ये I1 अगर दो पार्ट में डिवाइड हुई I2 प्लस I3 है ना, स्टेट द फंडामेंटल लॉ फ्रॉम विच दिस रिलेशन इज ड्राइव्ड। उस लॉ को लिखिए जिस रिलेशन से ये ड्राइव हुआ है, जिस लॉ से ये ड्राइव हुआ है, ये रिलेशन ड्राइव हुआ है। तो लिखेंगे दिस रिलेशन, दिस रिलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम किरचॉफ करंट लॉ KCL है ना। अब इसको स्टेट भी करना है, मतलब लिखना है। पहले तो बता दिया हमने किस रिलेशन से किसको, इस रिलेशन को किस लॉ से ड्राइव किया है, तो किरचॉफ करंट लॉ से ड्राइव किया है। अब स्टेट द फंडामेंटल लॉ तो लिखना है, तो लिखेंगे इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of all current meeting a junction is zero। तो देखो ये आपका जंक्शन हो गया। अब जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट का साइन हम पॉजिटिव मान लेते हैं और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को हम नेगेटिव एज्यूम कर लें। तो लॉ के हिसाब से लिखें द एल्जेब्रिक सम, मतलब एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो और सम करना है। ऑल करंट्स मीटिंग अ जंक्शन इज जीरो। तो ये जंक्शन हो गया, तो इस जंक्शन पर मीट करने वाली ऑल करंट का सम, दैट मीन्स ये तो पॉजिटिव माना है और ये नेगेटिव I2 माइनस I3, इन तीनों का सम जीरो है ना। ऐसे लिख सकते हो समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो, दैट इज। तो यहां से लिख सकते हो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। इसमें ये भी लिख सकते थे जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट का सम, फिर एल्जेब्रिक मत लगाना, जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट का सम इक्वल होता है जंक्शन से अवे जाने वाली करंट का सम के। ऐसे तो जंक्शन के टूवर्ड्स आने वाली करंट केवल I1 है और दूर जाने वाले करंट I2 और I3 है। तो ये देखो ये प्रूफ हो गया, इस लॉ से लिखा है। और इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना जंक्शन के टूवर्ड्स चार्ज आएगा उतना ही जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट पॉइंट। तो एक पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो उसमें। फिर दूसरा है बी वाला पार्ट, अगर हम देखें सेकंड बी, एक्सप्लेन द वैलिडेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ को एक्सप्लेन कर दो आप, इसे शॉर्ट फॉर्म में KVL बोलते हैं। ये लिख दो पहले। तो आपको लॉ तो याद होगा, द एल्जेब्रिक सम algebraic sum of all voltage
अराउंड अ क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप बनाए इन अ सर्किट जीरो इज जीरो, ये दैट इज एल्जेब्रिक सम और वोल्टेज जीरो, ये ठीक है। अब इसमें ये लिख लिया पहले पॉइंट। अब इसको एक्सप्लेन करना है और ये कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है ये बताना है हमें। पहले तो लॉ लिख दिया हमने, अब इसमें पहला पॉइंट बताता हूं पहले कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। इसका फॉर्मूला था फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस पूरा इज इक्वल टू W इनिशियल टू फाइनल एक्सटर्नल वर्डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको क्या रीड करोगे आप, एक्सटर्नल वर्डन पर यूनिट चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस है पूरा। इसको क्या बोल रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। अच्छा, पहले तो ये बात समझ में आई, क्यों डेफिनेशन लिखी भी बताता हूं। पहले पॉइंट समझ में आया। दूसरा बी, जानते हो जब किसी क्लोज पाथ में आप जहां से चलते हो वहीं वापस आ जाते हो। जैसे एक सर्किट डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ, जैसे मैंने एक सेल बना दिया और यहाँ एक रेजिस्टेंस बना लिया और फिर यहाँ एक और सेल बना दिया और यहाँ एक रेजिस्टेंस बना दिया। ऐसे इस सेल का EMF E1, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये E2, और मान लिया कि E2 इज ग्रेटर देन E1। तो यहाँ से करंट चलेगी ऐसे, E2 बड़ा माना है तो ये करंट ऐसे चलेगी और वापस यहीं आ जाएगी। इस A पॉइंट से चली, वापस A पॉइंट पर ही आ गई, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूम रहे हैं, है ना। तो किरचॉफ से जब लॉ लगाते हैं आप, तो जैसे A पॉइंट पे से शुरू हुए आप तो VA लिखा, ऐसे चले डर, हाई से लो चले, हाई से लो चले तो पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस लिखा E1, फिर +2 माइनस चल रहे हो, हाई से लो चल रहे हो, फिर पोटेंशियल घटा तो करंट फ्लो कर रही है I, तो I इंटू R1, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, है ना। हाई से लो चल रहे तो पोटेंशियल घट रहा है, फिर यहाँ आ गए, फिर हम हाई से लो चल रहे हैं, फिर पोटेंशियल घट रहा है तो -I इंटू R2, करंट आई है। यहाँ चल रहे हैं तो लो से हाई चल रहे हैं तो फिर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस का E2, और इसी जगह पर आ गए वापस तो VA, इसे काट दिया तो लिखते हैं माइनस का E1 माइनस IR1 माइनस IR2 प्लस E2, ये देखो जीरो आ रहा है। ये सबका सम कितना आया, जीरो, है ना। तो ये तो बोल रहा है यहाँ पे द एल्जेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस दोनों होगा ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप, तो ये क्लोज लूप तो है ही है, इन अ सर्किट जीरो, इतना। अब इसे एक्सप्लेन करना है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कैसे बेस्ड है ना। तो पहले तो इतना समझ में आया आपको, अब आगे लिखता हूं, जरा समझो। मूविंग अ यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम, ये जो मूविंग चार्ज होता है ये वाला, यहाँ पे ये क्या लिखते हैं, मूविंग चार्ज लिखते हैं। तो मूविंग यूनिट चार्ज अराउंड द complete closed loop means returning to starting potential। जैसे हम यहां से चले थे A पॉइंट पर और वापस वहीं पर आ गए तो रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पोटेंशियल, दैट इज। अब सोचो अगर यहां से इनिशियल पॉइंट कौन है,
इसमें ए, और फाइनल पॉइंट कौन है, ए, क्योंकि ए से चल रहे हैं और ए पे वापस आ रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। और वर्क डन निकाले हम यहाँ पे कंप्लीट साइकिल में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क डन यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो क्यू नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और इस वाली कंडीशन में लिखे हैं तो यूनिट चार्ज है, मूविंग यूनिट चार्ज, तो 1 लिख लिया। और ए से चले और ए पे वापस आ गए तो वी ए माइनस वी ए, तो ये कट गया तो कितना आया वर्डन, 0। तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्डन 0 है ना। और इतनी बात समझ में आई। और एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्डन अगर 0 है तो दैट इज, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस का वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लेकिन जानते हो जब कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आ रहा हो, है ना, दैट मीन्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन। डेफिनेशन देखना आप इसकी, तो उसमें लिखते हैं कि इस मूविंग चार्ज को इतना स्लोली चलाते हैं जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0 रहे चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल का। तो उस वाली सिचुएशन में वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर होते हैं, बस साइन का अंतर होता है। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है ना वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, तो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0, तो W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस के W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी से ये लिखा है। अब W एक्सटर्नल अगर 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। W एक्सटर्नल अगर 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है तो द नेट पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, द नेट पोटेंशियल एनर्जी चेंज फॉर दिस चार्ज मस्ट बी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा भाई, चेंज इन पोटेंशियल 0 है। दैट मीन्स देयरफॉर the sum of energy gains from sources and energy losses अक्रॉस कंपोनेंट्स, जैसे पंखा है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट्स हो सकता है, कंपोनेंट्स अराउंड द लूप, क्लोज लूप लिख दो, मस्ट बी 0, मस्ट बी 0, है ना, चेंज 0 है ना, तो 0 है ये। और यही ले सकते हैं हम वैलिडेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आया हो। थॉटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा पढ़ते रहिए और खुश रहिए। एक बार देख लीजिए पूरा।